लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड और थॉमसन दोनों का मॉडल पढ़ा था। थॉमसन के मॉडल में कुछ दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत थी थॉमसन के मॉडल की? थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशन क्या थी? लिमिटेशन से कहने का मतलब होता है उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई। जब किसी पर्टिकुलर मॉडल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, ओनली देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मॉडल। तभी कोई दूसरा साइंटिस्ट होता है जो उससे हट के कुछ करता है, मतलब उसका कोई बेटर ऑल्टरनेटिव पेश करने की कोशिश करता है। तो थॉमसन के मॉडल में लिमिटेशन आई थी क्या? कि वो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में जो कुछ हुआ उसका मॉडल उसको कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, है ना, कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। तो थॉमसन के मॉडल में तो एक सॉलिड स्फीयर था, उसमें से अल्फा पार्टिकल कैसे पास हो जाते, तो वो उसकी लिमिटेशन थी। ऐसे ही रदरफोर्ड के मॉडल की भी कुछ लिमिटेशन है, मतलब कोई बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ी इन द सेंस ब्लंडर नहीं है। रदरफोर्ड्स मॉडल वाज द बेस्ट प्रेजेंट एट द टाइम, है ना, उस टाइम पर बेस्ट रदरफोर्ड का ही मॉडल प्रेजेंट था। इसके बाद नील्स बोहर का मॉडल आया, जहां पर हम रुक जाएंगे 9th क्लास के अंदर। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे जाकर के हम रुक जाएंगे। तो आज हम रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम की लिमिटेशन पढ़ेंगे एंड देन वील सी अगर हम बोहर का मॉडल भी पूरा कर पाए तो। रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन समझने के लिए पहले एक चीज समझनी पड़ेगी। Whenever a charged particle undergoes accelerated motion, it loses energy. जब भी कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी लूज करता है। मेन चीज याद रखने की, चार्ज्ड पार्टिकल एंड एक्सेलरेटेड मोशन। इस स्टेटमेंट को लर्न करना पहले हमें। क्या है ये? व्हेनेवर अ चार्ज्ड पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन, इट लूजेस एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो वो एनर्जी लूज करता है। इसके बाद जो दूसरी चीज, मतलब ऐसे याद नहीं रखनी, मतलब ऐसे एज अ स्टेटमेंट लर्न नहीं रखनी, मैं सिर्फ अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं, पता भी है वैसे हमें, फिर भी यहां बता रहा हूं। सर्कुलर मोशन जो होता है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। मतलब अगर हमने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहां से हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, सर्कल में रिवॉल्व कर रही है, तो वो एक्सेलरेशन ही है। हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए एक्सेलरेशन होने के लिए, कि किसी की पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 हो गई, फिर 10 हो गई, कुछ भी ऐसे चेंज होता है तभी एक्सेलरेशन होती है। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हर इंस्टेंस पे चेंज होती है ना, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ठीक है, अगर ये सब समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, वैसे समझ आना चाहिए। बट स्टिल अगर मोशन वाले चैप्टर में क्लैरिटी नहीं है, वहां से पहले वो कर लेना, फिर जाकर के वो भी हमें ही पढ़ना है। अगर मोशन वाले चैप्टर में कुछ दिक्कत है तो यहां से सिर्फ इतना सा ध्यान रखो, सर्कुलर मोशन जो होता है एक्सेलरेटेड मोशन होता ही है। ठीक है, तो ये दो चीज, व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन इट लूजेस एनर्जी एंड आफ्टर दैट सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमें यहाँ लिखना नहीं है, ये अभी थोड़ा समझ आएगा। अब अगर हम रदरफोर्ड का मॉडल देखें, रदरफोर्ड के मॉडल में एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, है ना, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब यहां से जो चीज देखनी है वो मींस इफ यू रिमेंबर दीज टू थिंग्स देन रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन। इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन है तो एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड मोशन है और इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। सो इलेक्ट्रॉन इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, मींस अ चार्ज पार्टिकल इज इन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन में तो वो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। अब एनर्जी लूज करेगा से कहने का मतलब है, तुम ऐसे समझो कोई सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ना, रेस ट्रैक है, तुम उसमें सबसे कोने वाले से भागना शुरू करते हो, तुम उसमें ऐसे गोल भाग रहे हो, एक राउंड मारा, 2 राउंड मारे, तुम थक गए। अब थकने पे तुम्हारी एनर्जी कम हो रही है, क्या करोगे? लेकिन भागना ही है तुम्हें, तो क्या करोगे? अंदर वाले ट्रैक पे आके घूमने लगोगे, थोड़ा कम भागना पड़ेगा ना। फिर
और एनर्जी लूज होगी और अंदर वाले पे उसका सर्कमफेरेंस कम होता जाएगा, तो और अंदर अंदर आते जाओगे। सेम चीज इलेक्ट्रॉन करेगा, एनर्जी लूज हो रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा और ऐसे आकर के न्यूक्लियस में घुस जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मिल गए, एटम बचा ही नहीं, एटम बचा नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया ऐसे आकर के, तो बचा ही नहीं ऐसे। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। अब ऐसा मैं कैसे कह सकता हूँ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर चीज देखो ना स्टेबल है, हर चीज में एटम है और हर चीज स्टेबल है। स्टेबल है मतलब है, वो एग्जिस्ट कर रही है, ढंग से चल रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है ना उसके अंदर। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल की ये लिमिटेशन है, ये दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत आ रही है? रदरफोर्ड ने पूरा मॉडल सही दिया, लेकिन उसके मॉडल में उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। लेकिन उससे ही दिक्कत है कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमेगा, या फिर मैं बोलूँ कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ ही क्यों बोलूँ, एक्सेलरेटेड मोशन में होगा, यहाँ पर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। सो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड मोशन में है। अब एक्सेलरेटेड मोशन में तो वो एनर्जी तो लूज करेगा, एंड एनर्जी जब वो लूज करेगा इट विल स्पाइरल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में स्पाइरल कर जाएगा, घुस जाएगा जाकर न्यूक्लियस में, एंड एटम विल नॉट बी स्टेबल। लेकिन हमें पता है एटम इज स्टेबल, तो मतलब रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर कहीं दिक्कत है। ठीक है, तो रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन क्या है? व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन इट लूजेस एनर्जी। इन Rutherford's model of atom, electron is in circular motion, which is accelerated motion. है ना? In Rutherford's model of atom, electron is in circular motion, which is accelerated motion. Rutherford के model of atom में क्या है? इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, जो कि एक्सेलरेटेड मोशन में है। सो क्या होगा? इट विल lose energy and spiral into the nucleus. है ना? वो एनर्जी लूज करेगा, इस न्यूक्लियस में स्पाइरल करके गिर जाएगा। Thus atom won't be stable. इसलिए एटम स्टेबल होगा नहीं, लेकिन एटम तो स्टेबल होता है, तो मतलब रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये क्या है? रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन ही हमें लर्न करनी है। ठीक है, अगर 5 नंबर में मान लो पूरा क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, देन व्हाट वाज इट्स मॉडल, व्हाट वाज द मॉडल प्रेजेंटेड बाय रदरफोर्ड एंड व्हाट वाज इट्स लिमिटेशन, तो फिर तो सारा आ जाएगा शुरू से। रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसकी ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन और मॉडल मैंने बता रखा है पहले। लिमिटेशन भी साथ में ही पूछ ली जाए तो ये भी ऐड हो जाएगा उसके अंदर, लिमिटेशन में अलग से पूछी जाएगी तो ऑब्वियसली यू जस्ट हैव टू टेल दिस वन। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड के मॉडल की लिमिटेशन आ गई, ये इसके उसके मॉडल में ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, अब अगला हम करेंगे नील्स बोहर, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। क्या हो गया इस मार्कर को?
ठीक है, अगला क्या है, पहले किसने मॉडल दिया, थॉमसन ने, फिर किसने दिया, रदरफोर्ड ने, अगला दिया बोर ने। नील्स बोर। अब बोर का जो मॉडल था ना काफी कुछ मिलता जुलता है किससे, रदरफोर्ड से। मतलब एक तरीके से रदरफोर्ड का ही मॉडल है पूरा का पूरा, 9th क्लास में तो, है ना, 9th क्लास में ऐसे ही बोल रखा है उसे जैसे वो रदरफोर्ड का ही मॉडल है। तो हमें बोर का मॉडल समझ आना बहुत मुश्किल है, जितनी हद तक हो सकेगा समझ, बहुत थोड़ा सा है सिलेबस में, बहुत थोड़ा सा, लेकिन रदरफोर्ड बोर का मॉडल बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा, है ना, बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं उसके मॉडल के, हमें थोड़ा सा ही करना है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना समझ सके समझ लेंगे, नहीं तो याद कर लेना, और क्या कर सकते हैं, है ना। अब बोर के मॉडल के पोस्टुलेट देखो, पहला पोस्टुलेट बोल देता हूं, लिख सकते हो तुम, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, रदरफोर्ड वाली ही पूरी चीज है, एंड द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर इनसाइड द न्यूक्लियस। सेकंड पोस्टुलेट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ऑर्बिट्स बोला उसने, सर्कुलर ऑर्बिट्स, सर्कुलर शेल्स, शेल भी बोला गया उसको, रदरफोर्ड वाली ही बात है। लेकिन तीसरा पार्ट उसने बोला, while revolving in these orbits electrons do not radiate energy, ठीक है, क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी एनर्जी फिक्स रहती है। एक्चुअली उसने क्या बोला, उसने बोला एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी शेल की होती है। एनर्जी किसकी होती है, शेल की होती है। इसलिए जो शेल होता है, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये एक शेल है, ठीक है ना, उसने इसको नाम क्या दिया, ऑर्बिट या शेल या स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, लेकिन स्टेशनरी स्टेट से कहने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इन शेल में रुका हुआ है, इससे कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रुकी हुई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट है व्हाइल रिवॉल्विंग इन अ शेल। अब सच बताऊं तो 9th क्लास में तो ये इस तरीके से है, रदरफोर्ड ने मॉडल दिया और बोला इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, लिमिटेशन निकल गई कि भी एनर्जी लूज होगी, ऐसे घूम रहा है तो बोर आया और बोर कह रहा है नहीं लूज होगी एनर्जी, कि मैं कह रहा हूं ना नहीं लूज होगी तो नहीं लूज होगी। 9th में तो ऐसा ही है। अब उन्होंने ये नहीं बता रखा, ये नहीं समझा रखा कि क्यों नहीं होगी भाई लूज, उसके हिसाब से तो होनी चाहिए, लेकिन वो हमें 11th में पता चलेगा, 11th की केमिस्ट्री में, 11th की फिजिक्स में। यहाँ पर हमारे लिए बहुत सिंपल सा काम है, दो पोस्टुलेट रदरफोर्ड के जैसे ही हैं, एक अलग से आएगा कि electrons revolve around the nucleus in stationary states. Stationary state does not mean that electron is stationary in the shell. It means the energy of an electron while revolving in orbit remains constant and it does not radiate energy. ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हुए शेल में चारों तरफ, इट डज नॉट लूज एनर्जी, वो एनर्जी लूज नहीं करता है, इट्स एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। ये बोर का मॉडल है। अच्छा, बोर के मॉडल में उसने थोड़ी और चीजें ऐड करी है ऑब्वियसली। उसने बोला एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है ना, हमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो मैं ध्यान होगा, मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी 2 8 1 ऐसे ऐसे करके, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 8 आएंगे, फिर ऐसे 18 ऐसे करके करते थे ना। तो जो हमें ये कैसे आया, इसके लिए एक स्कीम होती है बोहर ब्यूरी स्कीम, बोहर ब्यूरी स्कीम, बहुत बुरी स्कीम, इतनी बुरी भी नहीं है ये। पहली, किसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसका फॉर्मूला है 2n², ठीक है ना। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल, इट कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वेयर n इज द शेल नंबर। जैसे पहला शेल है तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 2 तो रह गए, सेकंड शेल में 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं।
तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 3 का स्क्वायर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तीसरे में। यूं मत बोलना तीसरे में 18 आ सकते हैं, बताऊंगा वो भी क्या है। 18 आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे चौथे में कितने आ सकते हैं? सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ पर्टिकुलर शेल इज फाउंड आउट यूजिंग दिस फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर वेयर n इज द शेल नंबर, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? दूसरा पोस्टुलेट कहता है आउटर शेल तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड ना हो। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल आर नॉट फिल्ड अंटिल द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि मैं अगर बात करूं बेरिलियम की एटॉमिक नंबर 4 की, कि पहले में 1 इलेक्ट्रॉन भर दूं तीसरे में 3, दूसरे में 3। पहले इनर शेल कंप्लीटली फिल करो। इसमें कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, तो 2 इसमें आएंगे, बाकी के 2 अगले में जाएंगे, ठीक है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल कैन नॉट बी फिल्ड अनलेस द इनर शेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट भी हम ये अप्लाई पहले ही कर चुके हैं, पहले मैं सिखा चुका हूं तुम्हें। अब वो आया कैसे वो सिर्फ रूल बता रहा हूं, इसलिए कि अगर तुमसे बोर प्यूरी स्कीम पूछ ली जाए तो तुम बता पाओ, ओके। एंड द थर्ड वन, इसका आंसर है इसमें कि इसमें आठ ही क्यों छोड़े। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8। आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहर वाले शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे अगर थर्ड शेल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर थर्ड शेल है, थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन अगर थर्ड शेल ही आउटर मोस्ट शेल है, थर्ड शेल पे खत्म हो गया, उसके आगे कोई शेल ही नहीं है, तो थर्ड शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं डालेंगे। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कैल्शियम है, कैल्शियम इज एटॉमिक नंबर 20, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है? 2, 8 और 10। पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं, बिल्कुल ठीक करा हमने। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, ये भी ठीक करा हमने। तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं, ये भी ठीक करा हमने, ओके। सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भेजेंगे जब तक इनर कंप्लीटली फिल्ड ना हो। ये इनर फिल्ड है तभी आउटर में गया, ये इनर फिल्ड है तभी आउटर में गया, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड कह रहा है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। यहां पे हम गलत हो गए, आउटर मोस्ट में तो यहां पर 10 आ गए, थर्ड सेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन यहां पर बात यह है कि थर्ड सेल में है ही कितने? थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स ही 10 आने लगे यहां पर, ठीक है ना। ये नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? 2, 8, तो मैं थर्ड सेल में भी 8 छोड़ूंगा, उसके बाद 2 पे जाऊंगा, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बताई गई थी तुम्हें, मैंने जब बताई थी तुम्हें, ठीक है। हाँ, ऐसे अगर किसी में 2, 8, 18, 2 ये बन जाएगी। मतलब किसी के अंदर मान लो इलेक्ट्रॉन ही इतने हो गए 30, तो उसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होएगा और लास्ट में 2। इसमें सब कुछ फुली सारी तीनों पोस्टुलेट सेटिस्फाइड हो रहे हैं। कौन से? हर सेल में उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, अंदर वाले को पहले भरा है, बाहर वाले में बाद में गए हैं, और आउटर मोस्ट शेल में भी 2 ही हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी बोर-ब्यूरी स्कीम। तो हमने आज रदरफोर्ड की लिमिटेशन भी पढ़ ली, बोर का मॉडल पढ़ लिया, और बोर ने इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे, बोर-ब्यूरी स्कीम क्या है वो पढ़ लिया हमने, ठीक है।